देखिए, हमारी संगठन का मामला ये नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमानों के साथ रहेंगे या सिर्फ मुसलमानों से जुड़े मुद्दों के साथ रहेंगे। हमारी विचारधारा ये है कि हमको न्याय के साथ खड़े होना है, चाहे न्याय कहीं भी हो, और हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं, हर उस समुदाय के साथ है जो न्याय और सच्चाई के लिए लड़ रहा है। उमर खालिद शर्जील इमाम के उनको रिलीज़ किया जाना चाहिए। तो हमारा बेसिक काम तो ये है कि हम उस नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं और उस सांप्रदायिकता को मोहब्बत से बदलना चाहते हैं, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे नेताओं को ये बात समझना चाहिए कि उनका काम देश को, समाज को चलाना है, ख़ुद की पब्लिसिटी करना और पीआर मैनेजर बन के काम करना नहीं है। कि बांग्लादेश में कुछ हिंदू भाइयों पर अत्याचार किया गया, और सही है, जिन लोगों ने अत्याचार किया उन्होंने बहुत गलत किया। उन्होंने मानवता के ख़िलाफ़ काम किया, उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया, उन्होंने उस देश के संविधान के ख़िलाफ़ काम किया। लेकिन कोई आदमी अगर मानवता के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम भी वही करने लग जाएं। और हम साथ ही ये बात बहुत खुल के कहना चाहते हैं कि अन्याय के ख़िलाफ़ ये जो संघर्ष है ये हमेशा जारी रहेगा। आप कितना डराते हैं, कितना नहीं डराते हैं, कितना प्रोपेगेंडा करते हैं, कितना नहीं करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम तमाम लोगों को, चाहे हम किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के, किसी भी प्रांत के हों, हमको नफ़रत की राजनीति को हराना चाहिए, उसको रिजेक्ट करना चाहिए, सांप्रदायिकता को रिजेक्ट करना चाहिए, और जो समाज के असल मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, उस पर जो है वो अच्छे लीडर्स का, अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंतखाब करना चाहिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, हमारा समाज आगे बढ़ सके। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন টিডিএন বাংলা। আপনাদের প্রত্যেককেই টিডিএন বাংলাতে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা পেয়েছি এসআইওর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সালমান আহমেদকে। টিডিএন বাংলাতে আপনাকে স্বাগত। धन्यवाद। সেই সাথে पश्चिम बंगाल पे आप आए हैं, तो इसलिए आपको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो ये जो पश्चिम बंगाल पे आप आए हैं, किस लिए आए हैं? देखिए, हमारा पश्चिम बंगाल का एक ऑर्गेनाइजेशनल टूर है, और इसमें हम एसआईओ वेस्ट बंगाल के कैडर से, मेंबर से मुलाकातें कर रहे हैं। यहाँ एजुकेशन की क्या परिस्थिति है, हमारी संगठन का काम कैसे चल रहा है, इस सिलसिले में अपने कैडर से बातचीत कर रहे हैं, और कैसे हम वेस्ट बंगाल को ज़्यादा बेहतर समाज बना सकते हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, शिक्षा के मैदान में लोगों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, सामाजिक अन्याय जो हो रहा है उसके ख़िलाफ़ कैसे लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो नफ़रत का वातावरण फैलाने की कोशिश हो रही है, जो सांप्रदायिकता कुछ लोग फैला रहे हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे सद्भावना निर्माण की जा सकती है। ऐसे विभिन्न विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स से, यहाँ के यूथ से। हमारे एसआईओ वेस्ट बंगाल की ओर से एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि नए विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को संगठन से जोड़ा जाए। तो उस संदर्भ में भी बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं, और उसी हवाले से हम यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों ने देखा है कि जिस टाइम पे सीएए बिल आया है, तब से आप लोग सीएए पर उसका बाद एक्ट हो गया वो, लेकिन वो उस टाइम हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने सीएए, एनपीआर, एनआरसी के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारा मूवमेंट किया। देश भर में आप लोगों ने मूवमेंट जारी रखा है। तो ये अभी वो जो कोरोना के वजह से वो सब बंद है, अभी आप लोगों का प्रोटेस्ट, तो अभी आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, सीए एनआरसी के अगेंस्ट जो मूवमेंट थी, उसकी सबसे ख़ास बात ये थी कि वो किसी एक संगठन की, किसी एक समुदाय की मूवमेंट नहीं थी, बल्कि सारा समाज मिलकर, आम नागरिक और आम जनता मिलकर उस मूवमेंट को चला रही थी, और एसआईओ भी उसका एक बड़ा पार्ट थी। और यकीनन वो एक बहुत मजबूत मूवमेंट थी, उसने एक बड़े काम किया, बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, और अन्याय जो हो रहा था उसके ख़िलाफ़ जो है वो लोग निकल कर सड़कों पर आए, शाहीन बाग बनाया, और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फाशिज़म को किया गया, और आगे भी वो रेजिस्टेंस बाकी रहेगा। कोविड की वजह से वो प्रोटेस्ट गैदरिंग्स तो रुकी हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं रुकी है, और हम समझते हैं कि आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी और सरकार फिर से ऐसी कोई नीतियाँ लाएगी, लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेगी, भेदभाव का वातावरण पैदा करेगी, तो वो मूवमेंट फिर से नेचुरली शुरू हो जाएगी। उस टाइम हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे एक्टिविस्ट अरेस्ट हुए थे। उमर खालिद अभी भी जेल में है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वो लोग जो देश में मानवता को, इंसानियत को, इंसाफ को, न्याय और नैतिकता को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको तो इस देश का लीडर होना चाहिए था, और ऐसे अच्छे लोगों को अनफॉर्चुनेटली जेलों में बंद किया गया है। ये एक खुला अन्याय है, और ये सिर्फ सीए एनआरसी की मूवमेंट के लोगों के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि उससे पहले भी आप देखेंगे कि हमारी सरकार की नीति ये रही है। भीमा कोरेगांव अभियान में आप देखेंगे कि दलित एक्टिविस्ट, अम्बेडकर राइट्स और बहुत से लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। किसान आंदोलन जो चला रहे हैं, उनमें से बहुत से लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। सीएनआरसी की मूवमेंट
के अगेंस्ट जो लोग काम कर रहे थे, CA NRC के अगेंस्ट जो काम कर रहे थे, उनके साथ भी ये चीज़ हो रही है। तो सरकार को करना ये चाहिए कि जो लोग मोरल वैल्यूज़ को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी बात सुने। उसके मुकाबले में सरकार उन पर जो है वो जुल्म और अत्याचार करती है, हम उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। जस्टिस का मतलब ये होता है कि इंसाफ मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। हमारा जुडिशल सिस्टम बहुत स्लो है, उसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। लोग 1-1, 2-2, 4-4, 8-8 साल जेलों में गुजारते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप वो बेगुनाह थे। तो ऐसे में उनको सज़ा तो पहले ही मिल जाती है। ये बड़ा अन्याय है, इसको ख़त्म करना चाहिए। आपने एक बात कहा कि कृषक आंदोलन चल रहा है देश भर में, जो फार्मर्स मूवमेंट चल रहा है, तो इस बारे में आप लोग उन लोगों के साथ है या नहीं? बिल्कुल हम उनके साथ हैं, और सिर्फ उनके साथ नहीं। देखिए, हमारी संगठन का मामला ये नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमानों के साथ रहेंगे या सिर्फ मुसलमानों से जुड़े मुद्दों के साथ रहेंगे। हमारी विचारधारा ये है कि हमको न्याय के साथ खड़े होना है, चाहे न्याय कहीं भी हो। हमको सत्य का साथ देना है, चाहे सत्य मुसलमानों की तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो। तो जिन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, जिस तरीके से कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश हो रही है, और किसानों का जो बेसिक राइट है, बेसिक MSP है, उनके जो बेसिक फंडामेंटल अधिकार हैं, उनका हनन किया जा रहा है बग़ैर उनको कंसल्ट किए, बग़ैर स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किए, बग़ैर स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसल्ट किए। गवर्नमेंट कुछ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसी दमनकारी नीतियां अपना रही है, ऐसे कानून ला रही हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं, और हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं, हर उस समुदाय के साथ हैं जो न्याय और सच्चाई के लिए लड़ रहा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि आप लोग वो आसाम के दरंग ज़िला पे गए थे, वहाँ पर जाके उन लोगों के साथ क्या किया आप लोगों ने? देखिए, आसाम में जो घटना हुई वो बहुत ही भयंकर थी। वो मानवता के ख़िलाफ़ थी, इंसानियत के ख़िलाफ़ थी, देश के संविधान के ख़िलाफ़ थी। और जिस तरीके से पुलिस की तरफ से बर्बरता की गई, फ़ोटोग्राफ़र की तरफ से जो हरकत की गई, ये सारी चीज़ें ऐसी है, ये बताती हैं कि हमारे समाज में रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे समाज के अंदर नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और वो नफ़रत अलग अलग तरीके से उजागर हो रही है। तो हमारा बेसिक काम तो ये है कि हम उस नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं और उस सांप्रदायिकता को मोहब्बत से बदलना चाहते हैं, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक 2 फैमिलीज़ जो इफ़ेक्ट हुई, जिनके घर वालों का इंतकाल हुआ, तो हमने उनसे मुलाकात की, उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, उनकी आवाज़ को समाज के सामने पेश किया। और साथ में एक व्यक्ति मोइनुल हक जो शहीद हुए, उनके 3 बच्चों की एजुकेशन पूरी की पूरी इंशाल्लाह SIO बेयर करेगी। उस सिलसिले में हमने उनके घर वालों से बात की है, और आगे का काम चल रहा है। आप लोगों ने कि स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, तो हमारे पश्चिम बंगाल पे अभी स्कूल रीओपनिंग हो रहे हैं, तो इस बारे में कैसे कोविड तो बढ़ रहे हैं, तो कैसे मेंटेन किया जा सकता है, तो आप कुछ बता सकते हैं? तो जब आप फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे, मास्क नहीं यूज़ करेंगे, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे, वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बढ़नी हैं। लेकिन शिक्षा का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 1.5 साल में शिक्षा का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, और जब हर चीज़ ओपन हो गई है तो एजुकेशन सिस्टम को भी ओपन किया जाना चाहिए। हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के इस डिसीज़न का वेलकम करते हैं, लेकिन साथ ही ये बात भी कहते हैं कि ये डिसीज़न बहुत पहले होना चाहिए था। अब जबकि आपने ये निर्णय ले लिया है, तो हमारी 4-5 बड़ी डिमांड्स हैं। एक डिमांड तो ये है कि इस पूरे 1.5 साल के पीरियड में बहुत सारे लोग आर्थिक तौर पर परेशान हो गए, तो ऐसे में फ़ीस का एग्जम्पशन दिया जाना चाहिए, और मुफ्त शिक्षा लोगों को मिले, क्वालिटी शिक्षा मिले, उसका एहतमाम, उसकी कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण डिमांड ये है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। फ्री और कंपलसरी वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पर होना चाहिए। स्कूल्स में फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, मास्क और ऐसी सारी चीज़ों का इंतज़ाम होना चाहिए। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 1.5 साल से चूँकि एजुकेशन बंद थी, तो उसके नतीजे में लर्निंग का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। आपने प्रमोट तो कर दिया, पास करके अगली कक्षा में बच्चों को भेज तो दिया है, लेकिन वो बेसिक उनका मजबूत नहीं हो सका है। तो रेमेडियल क्लासेस और रेमेडियल कोर्सेज चलाने चाहिए, ताकि शिक्षा की क्वालिटी का कोई नुकसान ना हो। और हम लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस टाइम बोला था कि वैक्सीनेशन कोई स्टूडेंट को दिया जाए। जो सेलिब्रेशन हो रहा है हम लोगों को देश भर में, तो इस बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए, हमारा यही कहना है कि हमारे नेताओं को ये बात समझना चाहिए कि उनका काम देश को, समाज को चलाना है।
ख़ुद की पब्लिसिटी करना और पीआर मैनेजर बन के काम करना नहीं है। इस वक्त भी आप देखेंगे हम जहाँ एक तरफ इतना खुश हो रहे हैं कि 100 करोड़ टीकाकरण हो गए, अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखें कि चाइना में इससे बहुत ज़्यादा टीकाकरण हो गया है। आज भी सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अनवैक्सीनेटेड लोग कहीं हैं तो वो हमारे ही देश में हैं। 100 करोड़ टीके ज़रूर हुए हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग कितने हैं तो वो मुश्किल से देश की पूरी संख्या का 25% है। यानी कि अब भी देश की 75% संख्या, अब भी देश के 90 से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो ये समय सेलिब्रेट करने का, अपनी पब्लिसिटी करने का नहीं है, बल्कि ये लोगों की सेवा करने का और प्रायोरिटी बेसिस पर तमाम लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हों, इसकी कोशिश करने का है। साथ ही ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फ्री वैक्सीन, इस देश में जितनी वैक्सीन आई उसका 25% तो आपने प्राइवेट सेक्टर को दिया। बड़ी तादाद है जिसने पैसा देकर वैक्सीन लगवाई है, हमने भी पैसा देकर लगवाई है। और अगर आपने फ्री भी दिया है तो कोई एहसान नहीं है। इस देश में पोलियो की वैक्सीन, टीबी की वैक्सीन, सारी वैक्सीन फ्री लगती आई हैं, लेकिन कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का प्रोपेगेंडा नहीं करता रहे। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य एक गंभीर विषय है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने प्रोपेगेंडे के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप जब कलकत्ता पे आए थे एयरपोर्ट पे, तभी आप लोग को एक इंटरव्यू लिया था मैंने, तो उस टाइम आपको वहाँ पर सिचुएशन बोला था। अभी क्या सिचुएशन है और आप लोगों का स्टैंड क्या है वहाँ पर, आप लोग क्या क्या काम किया है? देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उसके हिसाब से त्रिपुरा में फ़िलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, वायलेंस रुक गया है और ये बहुत अच्छी चीज़ है और हम इस सिचुएशन को वेलकम ज़रूर करते हैं। लेकिन साथ ही ये समझते हैं कि इतने दिनों तक जिस तरीके से जुल्म किया गया, जुल्म होने दिया गया, वायलेंस होने दिया गया, मालूम था एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये सारी घटनाएं हो रही है, उसके बाद भी वो रैलीज़ निकालने की परमिशन दे रहे थे, उसके बाद भी प्रॉपर फोर्स को डिप्लॉय नहीं किया जा रहा था, उसके बाद भी माइनॉरिटीज़ को बचाने की कोई अच्छा प्रयास उनकी तरफ से नहीं था। ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के, त्रिपुरा सरकार के इंटेंशन पर, उनकी नैतिकता पर और उनके पूरे रोल पर सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं वो खुद भी क्या इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ थे कि उन्होंने ये सब कुछ होने दिया। दूसरा एक बड़ी समस्या ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वहाँ लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया। जो लोग दंगा कर रहे थे, जो लोगों को मार रहे थे, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। ये बहुत ही गंभीर मसला है। तीसरी, इन दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी सांप्रदायिकता जो फैलाई जा रही है, ये जो सारा षड्यंत्र किया गया, इसका बेस ये बनाया गया कि बांग्लादेश में कुछ हिंदू भाइयों पर अत्याचार किया गया। और सही है, जिन लोगों ने अत्याचार किया उन्होंने बहुत गलत किया, उन्होंने मानवता के ख़िलाफ़ काम किया, उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया, उन्होंने उस देश के संविधान के ख़िलाफ़ काम किया। लेकिन कोई आदमी अगर मानवता के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम भी वही करने लग जाएं। और दूसरी बात ये भी देखें कि बांग्लादेश में जब ये घटना हुई तो बांग्लादेश की सरकार ने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, 450 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कोई अरेस्टिंग नहीं हो रही है। गवर्नमेंट और पुलिस ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने घर जलाए, जिन्होंने रैलियां निकाली, जिन्होंने सांप्रदायिक नारे लगाए, उनको अरेस्ट करने के बजाय वो लोग जो इस अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, उन्हीं को डराने की, उन्हीं को धमकाने की, उन्हीं को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम साथ ही ये बात बहुत खुल के कहना चाहते हैं कि अन्याय के ख़िलाफ़ ये जो संघर्ष है ये हमेशा जारी रहेगा। आप कितना डराते हैं, कितना नहीं डराते हैं, कितना प्रोपेगेंडा करते हैं, कितना नहीं करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी नैतिक ड्यूटी को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। पुलिस है तो वो किसी पार्टी की पुलिस नहीं है, किसी ख़ास विचारधारा की पुलिस नहीं है, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेशन है। उसको जो है वो न्याय व्यवस्था को लागू करने का काम करना चाहिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करना चाहिए। हाँ, जो 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? या बीजेपी को सपोर्ट करना या भाजपा और डब्ल्यूपीआई के साथ जो जोट हो रहा है, ये जोट को सपोर्ट करना, आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? और वहाँ पर लोगों को लिए आपको क्या राय देना है, आपको क्या वार्ता देना है? देखिए, SI ऑफ इंडिया एक वैचारिक संगठन है, एक छात्र संगठन है। हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हम शिक्षा के मैदान में, सामाजिक न्याय के मैदान में, समाज सेवा के मैदान में और स्टूडेंट्स से, छात्रों से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करते हैं।
और एजुकेशन पर काम करते हैं। हम इस टाइप के पॉलिटिकल इश्यूज़ पर काम नहीं करते। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकली, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस तरीके से अपोज़ करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम तमाम ही लोगों से बात कहना चाहेंगे कि इस वक्त देश में सांप्रदायिकता की, नफ़रत की, जातिवाद की ये जो राजनीति है, ना ये हिंदुओं के लिए अच्छी है, ना मुसलमानों के लिए अच्छी है, ना बुद्धिस्ट के लिए अच्छी है, ना अपर कास्ट के लिए अच्छी है, ना लोअर कास्ट के लिए अच्छी है। तो हमारा जो दर्शक है, तो दर्शक को लिए आप कोई वार्ता देना चाहते हैं? देखिए, ख़ास तौर पे आपका चैनल वेस्ट बंगाल का है और वेस्ट बंगाल का जो पूरा इतिहास है वो बहुत शानदार रहा है। वेस्ट बंगाल की सभ्यता, यहाँ की परंपरा, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा, ये सब बहुत अच्छी रही है और इसने जो है वो देश को बहुत कुछ दिया है, समाज को बहुत कुछ दिया है, आर्ट और कल्चर के मैदान में दुनिया को बहुत कुछ दिया है। लेकिन होता ये है कि जब भी किसी समाज में नफ़रत जगह बनाने लग जाती है, सांप्रदायिकता जगह बनाने लग जाती है, तो वो उस समाज को ख़त्म कर देती है। तो मेरी बस आपसे यही गुजारिश होगी कि बंगाल का जो कल्चर है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का, सद्भावना का, प्रेम का जो कल्चर है, लोगों को अकोमोडेट और इंक्लूड करने का, टॉलरेंस का जो कल्चर है, इसको बचाए रखिए और नफ़रत के वातावरण को यहाँ भी मत घुसने दीजिए और बाकी जगहों से भी इसको ख़त्म करने के लिए जो प्रयास आपसे हो सकता है वो करते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये बिजी शिड्यूल में हम लोगों के साथ दिया। थैंक यू। সেই সাথে আমাদের সমস্ত দর্শক শ্রোতাদেরকেও আমরা জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ ধরে থাকার জন্য। আপনারা দেখতে থাকুন টিডিএন বাংলা, সত্যের পক্ষে খবরের আওয়াজ।